जो भी क्लास 11 के स्टूडेंट हैं रिलेशंस एंड फंक्शन को पढ़ना चाहते हैं तो देखिए रिलेशंस एंड फंक्शन थ्योरी के लिए लेक्चर फर्स्ट हो चुका है, यह लेक्चर 2 है। तो कल जितना तक पढ़ाए थे उसके बाद से आज हम पढ़ाएंगे। और जो भी लेक्चर फर्स्ट को नहीं देखे हैं स्टूडेंट, आप जो है कि उस वीडियो को निश्चित रूप से देख लें ताकि ये जो लेक्चर है लेक्चर 2 आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो और आसानी से आप लोग समझते जाए। तो देखिए कल हम पढ़े थे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, संबंध का निरूपण, इसके हम फॉर्म को जान रहे थे। 3 फॉर्म तक हमने जान लिया था। आज के इस वीडियो में हम चौथे फॉर्म को जानेंगे। इसका चौथा फॉर्म है सारणी रूप, इंग्लिश होता है टेबुलर फॉर्म। रिलेशन के इस फॉर्म को रो एंड कॉलम के रूप में लिखा जाता है। तो रिलेशन के इस फॉर्म को रो एंड कॉलम के रूप में लिखा जाता है, अर्थात ए के अवयव को कॉलम में और बी के अवयव को रो में लिखा जाता है। अब देखिए रो और कॉलम क्या होता है, तो देखिए इसको हम कॉलम बोलते हैं। ये हो गया कॉलम, हिंदी होता है स्तंभ, और ये आपका कॉलम हो गया, ये आपका कॉलम हो गया। और ऐसे ऐसी को हम रो बोलते हैं। रो मतलब होता है पंक्ति, ये पंक्ति हो गया, ये भी पंक्ति हो गया, ये भी पंक्ति हो गया और ये भी पंक्ति हो गया। तो इसको हम इसी को हम रो बोलते हैं। इसको आप रो बोलेंगे, इसको रो बोलेंगे रो। और ये जो सीधा सीधी होता है ये क्या होता है आपका कॉलम होता है। तो ये वर्टिकल को हम क्या बोलते हैं कॉलम, और ये जो हॉरिजॉन्टल होता है इसको हम क्या बोलते हैं रो बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपने इस परिभाषा को समझ लिया है। अब देखिए अब जो अगला इसका फॉर्म है, 5वां फॉर्म, ग्राफ द्वारा निरूपण, यानी ग्राफ के द्वारा कैसे हम निरूपित करते हैं। तो याद कीजिए आप लोग क्लास 10th में ग्राफ बना चुके हैं। देखिए रिलेशन निरूपण के इस विधि में पॉइंट को उसके कोऑर्डिनेट्स के अनुसार जो है कि हम निर्धारण करते हैं। तो आपको जो कोऑर्डिनेट दिया रहेगा उसके अनुसार आप क्या करेंगे, पॉइंट निर्धारित करेंगे, उसका स्थान निर्धारण करेंगे कि कहाँ होगा। मान के चलिए कि आपको ऐसे आपको दिया रहेगा, ये x हो गया, ये y हो गया। इसमें आपको बिंदु यहाँ पर 1 ले लेते हैं, यहाँ पर 2 ले लेते हैं, उसके बाद 1 और हम क्या ले लेते हैं 3 ले लिए। अब देखिए कैसे इसको आप जो है कि इसका स्थान निर्धारित करेंगे और कैसे रखेंगे। तो देखिए इसे x का मान 1 है, तो देखिए x का मान 1 यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से एक लंब खींचेंगे, और y का मान 2 है तो 2 पर से एक लंब खींचेंगे तो कटान बिंदु क्या हो गया, तो ये आपका क्या हो गया 1 2, ये 1 2 आपको पॉइंट हो गया, 1 कोऑर्डिनेट हो गया। बारी बारी से कहेंगे निर्देशांक, प्रथम निर्देशांक, द्वितीय निर्देशांक, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट। तो देखिए इसका जो है कि ये जो आपको 1 2 है, 1 2 कोऑर्डिनेट, इसका जो है स्थान यहाँ पर निर्धारित होगा। उसके बाद 1 3 का हम करना चाहेंगे तो यहाँ पर होगा, जिससे x का मान क्या हो गया 1, तो x यहाँ पर 1 होगा और सीधे सीधे एक लंब खींचेंगे, और y का मान 3 है तो 1 2 3 यहाँ से खींचेंगे तो यहाँ पर कटा, तो ये क्या हो गया 1 3, तो ये पॉइंट हो गया 1 3। अब देखिए तो इस प्रकार से हम स्थान को क्या करते हैं निर्धारित करते हैं। उसके बाद देखिए अब इसका जो फॉर्म था वह समाप्त हो गया। उसके बाद परिभाषा नंबर 10 देखिए कि अचर, अचर राशि किसे कहते हैं। तो अचर के बारे में आप लोग पहले से जानते हैं कि वह संकेत, इंग्लिश होता है कांस्टेंट, वह संकेत जिसका मान किसी भी समस्या या सारी संक्रियाओं में न बदले, एक अचर राशि कहलाता है। एग्जाम्पल में ए बी सी आप जो लेना चाहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब क्या होते हैं कांस्टेंट राशि होते हैं। इनका जो है कि मान नहीं बदलता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं अचर कहते हैं। अब उसका बाद होता है चर राशि, वेरिएबल क्वांटिटी, आप लोग जानते ही हैं वेरिएबल। अब देखिए वह राशि जो भिन्न भिन्न मान को ग्रहण कर सके उसे हम क्या कहते हैं चर राशि कहते हैं। यानी वह राशि जो भिन्न भिन्न मान को ग्रहण कर सके उसे हम चर राशि कहते हैं, वेरिएबल क्वांटिटी कहते हैं। और जैसे में हो गया एक्स वाई जेड, ये आपको क्या हो गया वेरिएबल क्वांटिटी यानी चर राशि हो गया। अच्छा, इसको चर राशि हम इसलिए कहते हैं, जैसे मान के लिए कि x दिया है, x के जगह हम क्या ले सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी कुछ भी कोई भी मान रख सकते हैं, यह निर्धारित नहीं रहता है। इसलिए यह जो है कि भिन्न भिन्न मान को ग्रहण कर सकता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं चर राशि कहते हैं। तो इस प्रकार से इस परिभाषा को आप समझ चुके हैं। अगर आपने नहीं समझा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर चलिए अगले हम परिभाषा को देखते हैं। अगला परिभाषा जो इनका है
यह है स्वतंत्र चर। अब देखिए इनका इंग्लिश होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखिए इनका परिभाषा क्या है कि वह संकेत जो एक दिए हुए समुच्चय से स्वयं मान को ग्रहण कर सके वह क्या कहलाता है, स्वतंत्र चर कहलाता है। यानी जो स्वयं मान को ग्रहण कर सके उसे हम क्या कहते हैं, स्वतंत्र चर कहते हैं। तो ये स्वतंत्र चर का परिभाषा हो गया। उसके बाद देखिए परतंत्र चर, परतंत्र चर आप लोग वीडियो को रोक करके परिभाषा को उतारते जाएंगे। तो डिपेंडेंट वेरिएबल इसका इंग्लिश होता है, तो वह संकेत जिसका मान किसी स्वतंत्र चर के मान पर निर्भर करता है। तो ये जो परतंत्र चर होता है, देखिए नामे से स्पष्ट है कि परतंत्र यानी ये दूसरे पर आश्रित रहता है। तो ये जो इसका मान प्राप्त होता है वह स्वतंत्र चर के मान से प्राप्त होता है, ये स्वतंत्र चर पर निर्भर होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, परतंत्र चर कहते हैं। फलन, फलन क्या है, उसके बाद अगर इस वीडियो को आपने अंत तक देख लिया तो आप फलन को पूरी तरह से समझ जाएंगे। यहाँ पर हम काफी इजी तरीके से समझाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, फंक्शन, डेट मीन्स क्या हो गया, ये फलन, इनका हिंदी क्या होता है, फलन। देखो जैसे आप लोगों को हम रिलेशन पढ़ाए हैं ना, नहीं पढ़ाए हैं रिलेशन, तो रिलेशन हम किसे कहते हैं, आर सबसेट ए क्रॉस बी। तो आर को हम एसीबी में क्या कहते हैं, संबंध कहते हैं ना। तो ये फलन भी जो है एक प्रकार का संबंध है। फलन क्या है, एक प्रकार का संबंध, समझ गया ना। तो हम क्या करते हैं कि रिलेशन को एक विशेष कंडीशन के तहत बांध देते हैं, समझ गया ना। तो वही क्या कहलाता है, फलन। यानी रिलेशन ही क्या कहलाता है, फलन। और इसमें कुछ कंडीशन होते हैं। तो देखो फलन का परिभाषा इस प्रकार से होगा कि एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। एफ ए से बी में एक फलन है यदि ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन ए इन बी। समझ गया ना। तो ए के प्रत्येक एलिमेंट का, ए के प्रत्येक एलिमेंट का बी में अद्वितीय प्रतिबिंब हो, बी में अद्वितीय प्रतिबिंब हो। यानी एफ ए से बी में क्या फलन कहलाता है, एफ ए से बी में फलन कहलाता है। फलन कहलाएगा यदि ए के प्रत्येक एलिमेंट का बी में क्या हो, अद्वितीय प्रतिबिंब हो। और यहाँ पर ए और जो बी है ये नॉन एम्प्टी सेट होगा। कौन सेट होगा, जैसे यहाँ पर हम लिए है ना जी, ए टू बी, तो ए और बी क्या है, सेट है। ए और बी क्या है, सेट है, समुच्चय। और ये कौन समुच्चय है, नॉन एम्प्टी, क्या नॉन एम्प्टी। ये कौन समुच्चय है, नॉन एम्प्टी सेट है। अब देखिए हम क्या लिखा है कि ए के प्रत्येक एलिमेंट का बी में क्या हो, अद्वितीय प्रतिबिंब। यानी ए में जितने भी एलिमेंट रहेगा उसका जो है एक एलिमेंट का एक ही प्रतिबिंब रहेगा बी में। समझ गया ना। एक एलिमेंट का एक ही प्रतिबिंब, यानी एक एलिमेंट का दो प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। एक जो है एक एलिमेंट का दो प्रतिबिंब नहीं बन सकता। अद्वितीय मतलब क्या, देखो ये होता है ना अद्वितीय नहीं होता है, वो द्वितीय है। तो देखो ओ मतलब क्या होता है, नहीं। ओ मतलब होता है नहीं। द्वितीय मतलब क्या हो गया, दूसरा। द्वितीय मतलब दूसरा या दोनों। तो नहीं दूसरा मतलब क्या, दूसरा प्रतिबिंब नहीं होगा, यानी अकेला। और द्वितीय मतलब क्या हो गया, अकेला। समझ गया ना। और द्वितीय मतलब अकेला, समझ गया ना। यानी एक का जो है एक ही प्रतिबिंब रहेगा, एक का क्या होगा, एक ही। तो उसी को हम क्या कहेंगे, अद्वितीय प्रतिबिंब, यूनिक इमेज। क्या कहेंगे, अद्वितीय प्रतिबिंब, यूनिक इमेज। तो परिभाषा है कि एफ क्या हो, ए से बी में फलन हो। एफ ए से बी में क्या हो, फलन हो या फलन होगा यदि ए के प्रत्येक एलिमेंट का बी में यूनिक इमेज हो, अद्वितीय प्रतिबिंब हो। समझ गया ना। यानी ए के प्रत्येक, ए में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसका इमेज बी में नहीं हो। ये कहने का अर्थ हो गया। अब इस पर हम आधारित 4 से 5 एग्जाम्पल लेंगे, तुम लोग समझ जाएगा कि फंक्शन क्या है। ये आपका क्या हो गया, एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल में जैसे सेट ए है, नॉन एम्प्टी सेट हो गया ना। ये क्या हो गया, सेट बी। मान लेते हैं सर जी नॉन एम्प्टी सेट है, मान लेते हैं। हाँ, ए और बी क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट। समझ गया ना। देखिए एफ कारण ए से बी में क्या हो, फलन हो। ये सेट ए हो गया, ये सेट क्या हो गया, बी। एफ जो है ए से बी में फलन है। अब देखो सेट ए का एलिमेंट क्या हो गया, एक्स वाई जेड। सेट ए का एलिमेंट एक्स वाई जेड, सेट बी का एलिमेंट ए बी सी। तो देखो एक्स किससे संबंधित है, है ना। यस। तो एक्स का जो है
ये क्या हो गया, इमेज हो गया। एक्स का क्या हो गया, ये इमेज। और वाई क्या हो गया, वाई का इमेज क्या हो गया, बी। और जेड का इमेज क्या हो गया, सी। अब देखो एक्स का पहुंच कहाँ तक है, ए तक। एक्स का रेंज भी ए कहलाएगा। ये एक्स का क्या कहेंगे, रेंज। और वाई देखिए, वाई का पहुंच कहाँ तक है, बी तक। देखो वाई का इमेज भी बी हुआ और वाई का रेंज भी हुआ। समझ गया ना, रेंज भी क्या हो गया, बी होगा। नहीं बोलता है ये, तुम्हारा देखते हैं कि तुम्हारा रेंज कहाँ तक है, तो और पहुंच तक है। मान के चलो कोई मधेपुरे तक आया तो उसका पहुंच कहाँ तक होगा, मधेपुरे तक ना जी। बीजे तक पहुँच, तो पहुंच नहीं होता है, किसी का मंत्री, किसी को एकदम विधायक, ऐसे होता है ना जी। मंत्री विधायक के पास भी पहुंच होता है ना, तो सबका पहुंच सब उसी प्रकार से जेड का पहुंच कहाँ तक है, सी तक। समझ गया ना, जिनको हम परिसर बोलते हैं। तो जेड का इमेज क्या हो गया, सी। और जेड का रेंज भी क्या हो गया, सी। अब देखो लिखना चाहो इसको हम क्या बोलते हैं, इमेज। क्या बोलते हैं, इमेज। हिंदी क्या होता है, प्रतिबिंब। या और ये रेंज भी कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, रेंज। जिनका हिंदी क्या होता है, परिसर। अब देखो ये जो सेट बी है इसको हम कोडोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सहप्रांत। कोडोमेन, सहप्रांत। हिंदी क्या होता है, सहप्रांत। उसके बाद देखो ये इसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन। प्रांत। सेट ए क्या कहलाता है, डोमेन। यदि एफ ए से बी में फलन हो तो सेट ए को हम क्या कहेंगे, डोमेन। और सेट बी को हम क्या कहेंगे, कोडोमेन। समझ गया ना, इनको हम क्या बोलते हैं, प्रांत, डोमेन। अब देखो ये जो हो गया एक्स वाई जेड, इसको हम क्या बोलते हैं, प्री इमेज। क्या बोलते हैं, प्री इमेज, पूर्व प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं, पूर्व प्रतिबिंब। देखो हम कहेंगे एक्स का पूर्व प्रतिबिंब क्या है, पूर्व प्रतिबिंब, तो ए हो जाएगा। देखो ए का पूर्व प्रतिबिंब क्या हो गया, एक्स। ए का पूर्व प्रतिबिंब क्या हो गया, एक्स। बी का पूर्व प्रतिबिंब क्या हो गया, वाई। और सी का पूर्व प्रतिबिंब क्या हो गया, जेड। समझ गया ना, ये एक्स वाई जेड क्या कहलाएंगे, ये भी सबके तुलना में पूर्व प्रतिबिंब। समझ गया ना, एबीसी क्या कहलाएंगे, प्रतिबिंब। एबीसी क्या कहलाएंगे, प्रतिबिंब या रेंज। प्रतिबिंब या रेंज। समझ गया ना, तो ए प्रतिबिंब, एक्स पूर्व प्रतिबिंब। समझ गया। यस। अब चलो इसके आधार पर हम ये तो एक एग्जांपल को देख लिया। अच्छा देखो तो ए के प्रत्येक एलिमेंट का, ए में एलिमेंट क्या हो गया, एक्स वाई जेड। तो देखो 3 एलिमेंट है ना जी। प्रत्येक एलिमेंट का प्रतिबिंब भी में है कि नहीं, इसी को हम क्या कहते हैं, फलन। फलन कहते हैं। अद्वितीय, अद्वितीय मतलब क्या, ए का अकेला। तो देखो एक्स का अकेला प्रतिबिंब क्या है, ए है ना। और वाई का अद्वितीय प्रतिबिंब क्या है। अगर मान के चलो कि वाई जो है सी से रिलेटेड हो जाए तो क्या अद्वितीय होगा, तो दोनों को हो जाएगा जी सर। परिभाषा का विरोध कर दिया कि नहीं कर दिया। प्रत्येक यानी एक भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। जेड का देखो जी, वाई का सी में रहता है, जेड का बी में रहता है, ऐसा भी होगा क्या जी, ऐसा होगा कभी कि वाई जो है सी से रिलेट रहेगा जेड बी से। कौन वाई सी से, ये वही वाई। हाँ ये कोना कोनी क्यों होगा, यस। समझ गया ना। एक्स मान के चलो सी से हो जाएगा, इससे नहीं मतलब एक एलिमेंट खाली न रहना चाहिए, सबका देखो एक प्रत्येक एलिमेंट का जो है ना इमेज होना चाहिए। यस सर। समझ गया ना। यहाँ पर 5 गो व्यक्ति खड़ा हो जाएगा, जैसे हम खड़ा है, तुम भी खड़ा हो गया, ये बल्ब जल रहा है, दिख रहा है ना। तो क्या एक को प्रतिबिंब बनेगा, 5 व्यक्ति का न 5 गो नहीं बन जाएगा जी, प्राप्त होगा ना जी सर। तो वही चीज ना है कि मान के चलो ए में जितना भी रहेगा सबका, समझ गया ना, सबका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ए में एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, बी में बच जाए तो कोई मतलब नहीं है। इसको उतार लिया है, उतार दूसरा एग्जाम्पल। समझ गया ना। तो अब हम क्या करते हैं कि 2 सेट ले लेते हैं जी सर। बोलो एफ जो है ए से बी में क्या है, फलन। एफ मतलब F4 फंक्शन, F4 फंक्शन मतलब क्या हो गया, फलन। तो देखो इसमें हम लेते हैं 1 2 3 और इसमें लेते हैं 2 3 4 5। 1 2 से संबंधित है, यानी 1 का इमेज 2 है, यानी 1 का रेंज 2 है, 2 का रेंज 3 है, 3 का रेंज 4 है। 3 का रेंज क्या है, 4 है। या 3 का इमेज बोलो, रेंज और इमेज एक ही चीज होता है। वो रेंज होता है वही क्या होता है, इमेज भी होता है।
अब देखो बी में एगो एलिमेंट बच रहा है कि नहीं बच रहा है? बच रहा है ना जी। तो इसको लिखो फलन होगा, फलन होगा। इसमें क्या लिखो? फलन होगा। लिखो कैसे होगा? क्योंकि इसका एक प्रत्येक एलिमेंट का प्रतिबिंब बना है। प्रत्येक अद्वितीय प्रतिबिंब है ना। परिभाषा को एकदम टेली कर दिया ना, नहीं कर दिया सेटिस्फाई जी? जी सर। ए के देखो परिभाषा क्या है? ए के प्रत्येक एलिमेंट का, तो ए में प्रत्येक एलिमेंट हुआ कि नहीं हुआ? ए में तीन एलिमेंट ने जी, 1 2 3, 3 एलिमेंट है। तो सब एलिमेंट का एक गो इमेज भी में है कि नहीं है? अद्वितीय मतलब क्या? एक एक इमेज, एक इमेज एक। अद्वितीय मतलब क्या? एक अकेला, दूसरा नहीं हो गया ना जी सर। तो देखो बी में मिला कि नहीं मिला? जी जी। तो यहाँ पर लिखना है कि फलन होगा, फलन होगा, फलन होगा। आप क्योंकि में क्या लिखेगा कि ए के प्रत्येक एलिमेंट का बी में अद्वितीय प्रतिबिंब है। अब बी में एलिमेंट बच भी जाए तो उससे कोई मतलब नहीं है। देखो बी में एलिमेंट बच गया कि नहीं बच गया है? तो फिगर उतारने के बाद लिख लेगा कि ए के प्रत्येक एलिमेंट का अद्वितीय प्रतिबिंब बी में है, और बी में एलिमेंट बच भी जाए तो उससे कोई मतलब नहीं है। इतना चीज लिख लो ये फिगर उतार के। जैसे सेट ए है, ये सेट ए हो गया और यहाँ पर एक सेट बी है, हो गया ना। ऐसे आप जो है ए से बी में क्या लेते हैं? एक फलन लेते हैं। तो इसमें 1 2 3 एलिमेंट है, इसमें 2 और 3 एलिमेंट है। 1 2 से संबंधित है, 2 किससे संबंधित है? 3 से। तो बोलो ये फलन होगा? सर हटिए, ये फलन होगा? नहीं होगा सर जी, क्योंकि एक का प्रत्येक एलिमेंट ना, एक का प्रत्येक एलिमेंट में 3 भी आ रहा है। प्रत्येक में क्या आ रहा है? 3 भी आ रहा है। क्या 3 का इमेज है बी में? नहीं है। तो ये आपको फलन नहीं होगा। लिखो कि फलन नहीं होगा क्योंकि एलिमेंट 3 का बी में कोई इमेज नहीं है। एलिमेंट ये जो 3 है इसका कोई इमेज बी में है नहीं है। यानी बी में बच जाए एलिमेंट उससे कोनो मतलब नहीं है, लेकिन ए में एक भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। और लिखना चाहो तो एक चीज ये लिख लो कि बी में एलिमेंट बच जाए उससे कोई मतलब नहीं है। बी में एलिमेंट बच जाए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ए में एक भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। समझ गया ना? आप देखो इसका चौथा फैक्ट जो है, जैसे 2 सेट पुनः हम ले लेते हैं। एफ ए से बी में क्या है? फलन है। अब देखो 1 लेते हैं, -1 लेते हैं, 2 लेते हैं। 1 ये यहाँ पर 4 हो गया। 1 किससे रिलेटेड है? 1 से। -1 भी किससे रिलेटेड है? 1 से। ये देखिए 2 किससे रिलेटेड हो गया? 4 से। तो बोलो ये फलन होगा? नहीं होगा। होगा, होगा जी सर, होगा। यस सर, फलन होगा। होगा, फलन है। एफ इज ए फंक्शन, एफ एक फलन है। 2 एलिमेंट एक प्रतिबिंब बना सकता है। हाँ, यानी 2 एलिमेंट का एक प्रतिबिंब हो सकता है। समझ गया ना? इसमें लिखना है कि फलन होगा, फलन होगा क्योंकि ए के 2 एलिमेंट का एक प्रतिबिंब बी में हो सकता है। ए के देखो ए का 2 एलिमेंट हो गया एलिमेंट का बन सकता है। ए के 2 एलिमेंट का, ए के 2 एलिमेंट का एक प्रतिबिंब एक प्रतिबिंब बी में हो सकता है। ए के 2 एलिमेंट का एक प्रतिबिंब बी में हो सकता है। अब देखो कैसे होता है। एफ एक्स बराबर क्या हो गया? एक्स स्क्वायर हो गया ना। तो -1 लेते हैं हम। क्या लेते हैं? तो एक आया, तो -1 का होल स्क्वायर क्या हो गया? 1 होगा। F1 लेते हैं, 1 का स्क्वायर क्या हो गया? तो देखो ये जो है -1 और 1, ये यहाँ पर लेते हैं -1 1। इसका एलिमेंट, ये इसका इमेज क्या बन रहा है? 1 बन रहा है ना। ये संभव है ना। ए के 2 एलिमेंट का एगो इमेज बी में बी बन में हो सकता सकता है। है। समझ गया ना? इसलिए ये क्या होगा? फलन होगा। ये चीज उतार के फिगर उतारेगा, लिखेगा फलन होगा क्योंकि ए के 2 एलिमेंट का
बी में एक प्रतिबिंब हो सकता है। तो पांचवा फैक्ट जो है इसका, जैसे दो सेट पुनः हम लेते हैं, ए और बी दो सेट ले लिए। एफ जो है ए से बी में क्या है, फलन। देखो कैसे पड़ेगा, एफ ए से बी में फलन, एफ ए से बी में फलन। आप देखो इसको हम लिखते हैं कैसे, जैसे एफ ए से बी में फलन हो, एफ ए से बी में फलन हो, तो कैसे लिखते हैं, एफ सच डेट ए टू बी, एफ सच डेट ए टू बी। समझ गया ना, एफ हो गया, ये क्या हो गया, सच डेट ए टू बी, एफ ए से बी में फलन है। देखो एफ फोर फंक्शन, एफ फोर फंक्शन, फंक्शन मीन्स फलन, तो एफ ए से बी में क्या होगा, फलन। इसको हम मैथमेटिकल रूप में इस प्रकार से लिखेंगे, भाषाई के रूप में जो लिखोगे कि एफ ए से बी में फलन है, इस प्रकार से लिख दो तो इसका अर्थ यही हुआ कि एफ ए से बी में क्या है, फलन है। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे दो ले लिए, इसमें इसका जरूरी नहीं कि हम 1 2 3 ले रहे हैं, तो आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई संख्या। हम तो आप लोगों को समझाने के लिए ले रहे हैं जी। जैसे मान के 2 और हम इसमें 3 ही ले लेते हैं, तो देखिए ये आपको हो गया 1 2 और 3। देखो 2 1 से रिलेटेड, यानी 2 का इमेज 1 और 2 का इमेज 2, ऐसे करके हम ले लिए एग्जाम्पल। तो बोलो ये फलन होगा, ये फलन होगा, दम से आवाज नहीं आ रहा है, नहीं होगा, नहीं होगा, फलन नहीं होगा। एफ इज नॉट ए फंक्शन, एफ एक फलन नहीं है। अब देखो क्यों नहीं फलन होगा, क्योंकि ए का पद दो, डेफिनेशन क्या है, ए के प्रत्येक एलिमेंट का, ए के प्रत्येक एलिमेंट का अद्वितीय, अद्वितीय, यानी ए में जितने भी एलिमेंट रहेंगे उसका एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए, एक एलिमेंट का तब, इसलिए अद्वितीय लगाया है जी। लेकिन ये जो है 2 विरोध कर रहा है कि नहीं कर रहा है जी, विरोध कर, क्योंकि ए में जो एक एलिमेंट 2 है उसका 2 प्रतिबिंब किसमें बन रहा है, बी में, तो अद्वितीय हुआ नहीं हुआ, उसका सदिशन्य था इसीलिए हो गया। समझ गया ना। लेकिन 2 एलिमेंट का एक प्रतिबिंब हो सकता है, लेकिन एक एलिमेंट का 2 प्रतिबिंब नहीं हो सकता है। अब देखो क्यों नहीं होता है, जैसे मान के चलो कि पहले भी तुम लोग बना चुके हो, एफ करके मान दिया रहता था, 1 2 करके मान निकालने के लिए, तो क्या 1 एगो मान लेकर के 2 मान प्राप्त आपको हो सकता है, नहीं होगा। जैसे मान के चलो कि x है, तो यहाँ पर हम 2 लेंगे, तो आपको क्या प्राप्त होगा, 2 होगा ना जी। जी सर, अब पुनः हम 2 ले लिए, तो आपको क्या प्राप्त होगा, फंक्शन इस प्रकार से डिफाइंड है, तो क्या प्राप्त होगा, 2 नहीं होगा जी। जी सर, क्या ये जो देखो 2 से 1 आ सकता है मान, अगर इसी फलन को हम एग्जाम्पल मान लिए हैं इस प्रकार से, बोलो अगर हम 2 लेते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा, 2। क्या 2 से कभी 1 प्राप्त हो सकता है, ना सर। सर जी 1 की जगह अगर 2 रहता तब यह फलन होता, क्या 1 की जो जगह बी में जो 1 की अगर जगह मान के होता। चलो कि यहाँ पर हम 1 ही रख दे, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 एक है, एक रहेगा। यहाँ पर भी 1 रख देगा तो यहाँ पर भी क्या आएगा, एक एक है, है कि 1 से तो आपको 2 प्राप्त हो जाएगा, नहीं ना होगा, सर, एक नहीं है, प्राप्त होगा जी। बोल रहा है, यानी यहाँ पर वही चीज न है कि अगर तुम 2 ले लिया तो अगर फलन इस प्रकार से डिफाइंड है तो आपको 2 ही प्राप्त करेगा होगा, चाहे 2 आप 5 बार लो कि 10 बार लो, 2 ही प्राप्त होगा, यस, अलग अलग संख्या प्राप्त होगा। 2 से कभी 1 प्राप्त होगा, जरा इस फलन पर विचार करो तो, F2 बराबर हम कभी लिख सकते हैं 1, ना सर, नहीं लिख सकते हैं जी। तो वही चीज न है, लेकिन F2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं ओनली, लेकिन 1 लिख नहीं सकते हैं, यानी 2 से जो है 1 प्राप्त आपको नहीं होगा, तो वही चीज न है जी। इसलिए न कह दिया गया है ए के प्रत्येक एलिमेंट का यूनिक इमेज किसमें हो, बी में हो, यानी अकेला इमेज बी में हो। ए के प्रत्येक एलिमेंट का बी में अकेला इमेज किसमें हो, बी में हो। में। खैर उतना एकदम अति में नहीं जाना है, सिंपल रूप से समझो। परिभाषा क्या कहता है, ए के प्रत्येक एलिमेंट का अकेला इमेज क्या हो, बी में हो। तो देखो ए का प्रत्येक एलिमेंट में 2 आया, 2 का अकेला इमेज है, 2 को इमेज बन गया, जी सर, इसलिए फलन नहीं होगा, 2 एलिमेंट का एक इमेज
हो सकता है, लिखा दिए ना फैक्ट में। लेकिन एक एलिमेंट का दो इमेज ना हो फिगर उतार लो और लिख लो ये फलन नहीं होगा, क्योंकि ए के एलिमेंट 2 का 2 इमेज बी में है। समझ गया ना। ये जो है कि एफ सच डेट ए टू बी, एफ सच डेट ए टू बी, एफ फोर क्या हो गया फंक्शन, एफ फोर क्या हो गया फंक्शन। समझ गया ना, फंक्शन मतलब फलन। एफ ए से बी में एक फलन, समझ गया ना, एफ ए से बी में एक फलन। देखो इनको ये जो है ना एफ सच डेट ए टू बी, इसका क्या मतलब हो गया कि एफ ए से बी में क्या है, एक फलन है। देखो तो पहला जो है कि पॉसिबिलिटीज बनता है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए होगा सर। हाँ, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन बी। तो इनका हिंदी हो गया, समझ गया ना, ए के भिन्न भिन्न, समझ गया ना, ए के भिन्न भिन्न अवयव का बी में क्या हो, भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो। एफ ए से बी में क्या है, भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है, फलन है। एफ ए से बी में क्या है, फलन है। तो ए के भिन्न भिन्न एलिमेंट का बी में क्या होगा, भिन्न भिन्न प्रतिबिंब। समझ गया ना, ए के भिन्न भिन्न एलिमेंट का बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होगा। तो लिखो एक देखे इनका हिंदी। बोलिए तो सर। ए के भिन्न भिन्न एलिमेंट का एक नंबर का हिंदी में ए के भिन्न भिन्न एलिमेंट का लिखने चलो ना, रोमन के एक दे दो, लिखने चलो, वो भूल जा। ए के भिन्न भिन्न एलिमेंट का बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो। समझ गया ना, यदि एफ ए से बी में फलन है तो ए के भिन्न भिन्न एलिमेंट का बी में क्या हो, भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो। लिख लिए हैं। यस सर। दूसरा नंबर को अब देखिए दूसरा नंबर का, मोर देन वन एलिमेंट ऑफ ए एनी हैव may have सेम इमेज इन बी। इसका हिंदी क्या हो गया, इसका जो हिंदी हुआ कि देखो मोर देन वन एलिमेंट ऑफ ए, एक के एक से अधिक, एक के एक से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब, अवयवों का प्रतिबिंब बी में एक सेम हो है, सकता है। सेम समझ गया ना, Yes, sir. या सेम हो सकता है। Yes, sir. लिखिए हिंदी। बोलिए सर। एक के एक से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब, एक के एक से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब। एक के दूसरा पॉइंट समझ गया ना, एक के एक से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब एक के एक से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब अवयवों का प्रतिबिंब बी में एक हो सकता है। अभी लेट करके आया है, जो लिखा रहे हैं लिखते जाओ, ये भी छूटेगा वो भी छूटेगा, क्योंकि ये हम जैसे खत्म करेंगे तो इसको हम मिटाने ही वाले हैं, तो वैसे भी छूटने वाला है। जो लिखा रहे हैं उनको लिखते चलो। एक से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब देखो बी में एक हो सकता है। तीसरा पॉइंट देखो, Yes, sir. तीसरा क्या है कि ईच एलिमेंट ऑफ बी, यानी बी का प्रत्येक अवयव। देखो इसका हिंदी क्या हो गया, ईच एलिमेंट ऑफ बी, यानी बी का प्रत्येक अवयव इज द सेम, इज द सेम इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए। समझ गया ना, यस सर। तो बी का जो है प्रत्येक अवयव ए के किसी न किसी अवयव का क्या होगा, सेम होगा, इमेज होगा। इमेज होगा, सेम सेम सम है, सम मतलब क्या होता है, कुछ। सम मतलब क्या होता है, बराबर से। लिखो पॉइंट, पॉइंट लिखो। बी का प्रत्येक अवयव बी का प्रत्येक अवयव एक के किसी न किसी एलिमेंट का, एक के किसी न किसी एलिमेंट का एलिमेंट का इमेज हो सकता है।
लिख लिया है। सर अब देखो इसका चौथा पॉइंट क्या है कि देयर में बी सम एलिमेंट इन बी, मतलब बी में कुछ ऐसे भी एलिमेंट हो सकते हैं, बी में कुछ ऐसे भी एलिमेंट हो सकते हैं विच आर नॉट इमेजेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ ए, समझ गया ना। तो ए के प्रतिबिंब नहीं भी हो सकते हैं, समझ गया ना। लिखिए इसका हिंदी, बी में कुछ ऐसे भी एलिमेंट हो सकते हैं, बी में कुछ ऐसे भी एलिमेंट हो सकते हैं जो सिंपल भाषा में लिखा दे, जो ए का इमेज नहीं होगा। बी में कुछ ऐसे भी एलिमेंट हो सकते हैं जो ए का इमेज नहीं होगा। तो इसका मतलब हो गया कि बी में एलिमेंट जो है बच सकता है, समझ गया ना, लेकिन ए में एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। ए के सभी एलिमेंट का प्रतिबिंब होना चाहिए, लेकिन बी में जो एलिमेंट होगा वो आपको वो जो है आपको उसमें कुछ एलिमेंट बच भी जाए, इमेज हो या नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यही पॉइंट ये लिखा है। सबको कल फिगर वाइज समझाए थे ना, आज भाषाई के रूप में लिखा दिए, कल भी भाषा लिखाए थे, आज भी लिखा चुके हैं। अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो, अभी 11th में पढ़ रहे हैं, क्लास 12th का न्यू बैच चाहते हैं, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ करके क्लास 12th का न्यू बैच में पढ़ाई कर सकते हैं। आप हमारे द्वारा बनाए गए सभी पाठ को देख ले, आपको जो है क्लास 12 मैथ की संपूर्ण पढ़ाई हो जाएगी। हम 2 सेट लेते हैं, और 2 ए देखो 2 सेट हम ले लिए, ए और बी। इसमें एक्स वाई जेड एलिमेंट है, इसमें क्या है ए बी सी एलिमेंट है। देखो यहाँ पर एफ लेते हैं ना, इसका अर्थ हो गया कि एफ जो है ए से बी में क्या है, फलन है। एफ ए से बी में फलन है, समझ गया ना। फलन किसे कहते हैं? फलन से प्रतिबिंब हो, समझ गया ना। ए के प्रत्येक एलिमेंट का बी में उनका प्रतिबिंब हो। अद्वितीय फलन होगा। उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्येक एलिमेंट फलन कहते हैं। द्वितीय प्रतिबिंब। अब देखिए ये आपका क्या हो जाता है, डोमेन। ये आपका क्या हो जाता है? डोमेन ई हो जाता है। डोमेन। इनका हिंदी क्या होता है? प्रांत। इनका लिखो तो डेफिनेशन। कल फिगर बनाएंगे ना। एलिमेंट प्रांत। अब देखो हम लिख देते हैं, आप लोग समझ लो, उसके बाद छाप लेना। जी सर जी। हिंदियों में सर जी लिखा देते हैं। F बराबर A इंग्लिश डैश B फ्लोइंग देखो डोमेन किसे कहते हैं? डोमेन का हिंदी क्या होता है? प्रांत। डोमेन मतलब क्या हो गया? प्रांत। तो देख रहे हैं ना, डोमेन ये क्या है? सेट ए ना है जी। सेट ए को हम क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। देखो ये क्या हो गया कि यदि एफ ए से बी में क्या हो? फलन हो। यदि एफ ए से बी में क्या हो? तो सेट ए को हम क्या कहते हैं? डोमेन। यदि एफ ए से बी में एक फलन हो तो सेट ए को हम क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं ना। प्रांत कहते हैं। करिए देखो कोडोमेन हम लिख देते हैं, कोडोमेन। इनका हिंदी क्या होता है? सप्रांत। 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 यदि एफ ए से बी में तो सिर्फ बी। देखो डोमेन जी सर बोलिए तो। हिंदी इसका होता है सप्रांत। हिंदी इसका क्या होता है? सप्रांत।
जिनको हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन। क्या बोलते हैं, कोडोमेन। सहप्रांत का इंग्लिश क्या होता है, कोडोमेन। कोडोमेन का हिंदी क्या होता है, सहप्रांत। देखो ए को अगर हम प्रांत कहते हैं तो बी को हम क्या कहते हैं, समझ गया ना। यदि ए को हम डोमेन कहते हैं, डोमेन कहते हैं तो बी को हम क्या कहते हैं, इस फिगर। देखो इस फिगर को याद रखो, सब चीज तुमको ध्यान में रहेगा। जी सर, ए को हम क्या कहते हैं, डोमेन। डोमेन। बी को हम क्या कहते हैं, कोडोमेन। तो इनका डेफिनेशन लिखो, यही सेम ही रहेगा, लेकिन ए की जगह हम क्या कर देंगे, बी कर देंगे। यस सर। यहाँ पर डोमेन लिखे हैं तो क्या कोडोमेन कर कर देंगे। आप देखो इसको हम सूचित कैसे करेंगे, कोडोम ऐप कोडोम ऐप, कोडोम ऐप से सूचित करेंगे। समझ गया ना। इसे हम सूचित कैसे करेंगे, कोडोम ऐप से। कोडोम ऐप। जी सर। तो इनको उतारिए और इसका हम हिंदी लिखाते हैं। प्रांत किसे कहते हैं, सेट भी को सहप्रांत करते हैं। आप बोलो, यदि आप ए से बी में फलन हो तो सेट बी को सहप्रांत कहते हैं। आप बोलो। हम सर, यदि यदि एफ ए से बी में एक फलन हो तो सेट बी को हम सहप्रांत करते हैं। आप बोलो। एफ ए से बी में फलन हो तो सेट बी को फलन कर सप्रांत हाँ, फलन सब हो गया ना। कोडोमेन कहते हैं। अब देखिए ये तो आपको हो गया डोमेन, कोडोमेन। अब इसमें क्या होगा, रेंज। रेंज मतलब क्या होता है, रेंज मतलब पहुँच नहीं होता है जी, प्रतिबिंब भी, बोलता है ना इमेज, कि तुम्हारा रेंज कहाँ तक है। जी सर। देखो तो एक्स का जो है पहुँच कहाँ तक है, ए तक यानी एक्स का पहुँच कहाँ तक है। देखो इसलिए एक्स का जो है परिसर क्या होगा, ए। एक्स का परिसर क्या होगा, ए। और देखो एक्स का ये जो है इमेज भी कहलाता है, समझ गया ना। एक्स का ये क्या कहलाता है, इमेज। यानी रेंज और इमेज एक ही चीज होता है, रेंज और इमेज एक ही चीज होता है। तो देखो ये ऐसे हो गया ना, इनको हम क्या बोलते हैं, रेंज। हम बोलेंगे रेंज, तो रेंज के लिए सेट लिखेगा तो उसमें क्या सब एलिमेंट आएगा, ए बी सी। हम कहेंगे एक्स का रेंज क्या है, एक्स वाई जेड, वाई का रेंज क्या है, जेड का रेंज क्या है, समझ गया ना। तो लिखो रेंज का डेफिनेशन। तीसरा न होगा, यस सर। रेंज हिंदी होता है इनका परिसर। परिसर। ईच एलिमेंट, ये एबीसी क्या है, रेंज है। एबीसी को हम क्या कहते हैं, रेंज। लिखो सेट बी के वे सभी अवयव, सेट बी के वे सभी अवयव, वे सभी अवयव, सेट बी, सेट बी के वे सभी अवयव जो इमेज, जो प्रतिबिंब हो, हिंदी में लिखो, जो प्रतिबिंब हो, उसे परिसर कहते हैं, उसे परिसर कहते हैं। समझ गया ना। मतलब सेट बी के वे सभी अवयव, सेट बी के वे सभी अवयव जो क्या हो, प्रतिबिंब हो, जो क्या हो, प्रतिबिंब हो। तो किसका प्रतिबिंब होगा, परिसर ए का। समझ जाना, सेट ए का परिसर किसका होगा, प्रतिबिंब किसका होगा, ए का। ए का प्रतिबिंब किसका होगा, ए का ना। देखो सेट ए है ना जी, इसका प्रतिबिंब ए है, एक्स का प्रतिबिंब क्या होगा, सेट ए का प्रतिबिंब हो। आप देखिए इनको जब परिभाषा के रूप में लिखना चाहे तो आप विभिन्न तरीके से लिख सकते हैं। इसको जो है विभिन्न तरीके से लिख सकते हैं। देखो सिंपल अर्थ में समझो, देखो ये सेट ए है, ये क्या है, सेट ए है, और ये क्या है, सेट बी है ना। तो देखो सेट बी के वे सभी अवयव, सेट बी के वे सभी अवयव जो प्रतिबिंब हो, जो प्रतिबिंब हो, उसे हम क्या कहते हैं, रेंज। रेंज कहते हैं, परिसर कहते हैं। समझ गया ना। रेंज जिसका हिंदी क्या होता है, परिसर।
और देखो इस प्रकार से भी तो परिभाषा इसका लिख सकता है कि सेट बी के वे सभी अवयव, सेट बी के वे सभी अवयव जो ए के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज हो, प्रतिबिंब हो, जो ए के किसी न किसी एलिमेंट का प्रतिबिंब हो, उसे हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? देखो सेट बी के वे सभी अवयव, सेट बी के वे सभी अवयव जो ए के किसी न किसी एलिमेंट का क्या हो? इमेज हो, इमेजेज, क्योंकि एक से अधिक न है तो इमेजेज हो, उसे हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। समझ गया ना? इनको भूलेगा भी, मतलब रेंज क्या कहलाएगा? सेट बी के वे सभी अवयव जो इमेजेज हो। जैसे मान के चलो इसमें हम डी ले लेते हैं, इसमें हम क्या ले लेते हैं? डी। क्या डी जो है आपको रेंज होगा? नहीं होगा। डी रेंज होगा या इमेज होगा? नहीं होगा। समझ गया ना? तो सेट जो है बी के वे सभी अवयव होते हैं जो इमेज होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन, तो संबंध और फलन के बीच अंतर। अब देखिए इसमें हम फलन ले लिए, इसमें हम फलन का हम गुण लिखेंगे और इसमें हम संबंध यानी रिलेशन का हम गुण लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए का प्रत्येक अवयव बी के किसी न किसी अवयव से संबंधित होता है। तो देखिए आपको फलन में क्या होता है कि ए का प्रत्येक अवयव वह बी के किसी न किसी अवयव से क्या होगा? संबंधित होगा। और ये रिलेशन में क्या होता है कि ए में कुछ अवयव ऐसे हो सकते हैं जो बी के अवयव से संबंधित ना हो। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे, आप लोग पूरी तरह से समझ जाएंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, जैसे दो सेट हम ले लेते हैं, ए हो गया, ये ए और ये आपको क्या हो गया? बी। ऐसे ले लिए। लेने के पश्चात एक रिलेशन हम आर ले लेते हैं। तो रिलेशन में देखिए 1 2 3 4 ले लिए, ये 2 3 4 ले लिए, ये इससे संबंधित है, ये इससे है, ये इससे है। तो इसमें देखिए अब यह बच भी गया फिर भी ये रिलेशन होगा, लेकिन इसी को हम कहेंगे कि फंक्शन। अगर इनको हम फंक्शन ऐप से हम रिलेटेड कर दे 1 2 3 4 1 2 3, ये इससे संबंधित है, ये इससे और ये इससे संबंधित है। अब देखिए ये 4 किसी से संबंधित नहीं है तो ये आपको फलन नहीं होगा। अब देखिए ये आपको रिलेशन होगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा। तो देखिए प्रत्येक फंक्शन जो है वो रिलेशन होता है लेकिन प्रत्येक रिलेशन फंक्शन नहीं होता है। यानी रिलेशन को हम एक विशेष कंडीशन से बांध देते हैं तो वह फंक्शन हो जाता है। तो इसलिए देख सकते हैं कि इसमें पहला पॉइंट जो था वही था कि ए का प्रत्येक अवयव बी के किसी न किसी अवयव से संबंधित होता है फंक्शन में, लेकिन रिलेशन में यह जरूरी नहीं है। आप रिलेशन अगर दर्शाना चाहेंगे तो इस प्रकार से हो सकता है। ये आपको रिलेशन भी होगा फंक्शन भी होगा, जैसे ए बी ऐसे कर लिए, 1 2 3 4 ले लिए, ऐसे मिला दिए। तो ये देखिए आपको रिलेशन भी है फंक्शन भी है, यानी इसमें एक भी अवयव बचा तो नहीं बचता है तब ये क्या होता है? फंक्शन होता है। अगर अवयव बच गया तो फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पर बच गया था अवयव इसलिए फंक्शन नहीं हुआ था, इसलिए ये भी फंक्शन नहीं हुआ था। अब जो इसका दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट कह रहा है ए का कोई अवयव बी के एक से अधिक अवयव से संबंधित नहीं होता है, और इसका कह रहा है कि ए का कोई अवयव बी के एक से अधिक अवयवों से संबंधित हो सकता है। अब देखिए इनको फिगर के साथ समझिए, समझ जाएंगे। अच्छा इसी में हम समझाते हैं। देखिए फंक्शन में क्या है कि इसका एक अवयव एक ही बी के एक ही एलिमेंट से संबंधित होता है, रिलेटेड होता है। देखिए एक का इमेज क्या है? 3 है, 2 का इमेज क्या है? 4 है। तो एक से अधिक से नहीं हो सकता है, तब फलन होता है। अगर मान के चलिए कि आप क्या करते हैं कि ऐसे मिला देते हैं, एक 3 से भी संबंधित है और एक क्या है? 4 से भी संबंधित है। अब देखिए 2 इमेज बन गया, 3 और 4 को हम इमेज भी कहते हैं। तो 2 इमेज बन गया, 3 और 4 एक का, तो इसलिए फंक्शन अब हम नहीं कह सकते हैं। तो वही चीज कह रहा है कि एक से अधिक जो है कि इमेज नहीं हो सकता है, लेकिन इनको हम रिलेशन कह सकते हैं। ये कितना से भी जुड़ा दीजिए कोई मतलब नहीं है, रिलेशन हो सकता है लेकिन फंक्शन ये नहीं होगा। तो आपने
यहाँ पर क्लियर देख लिया है इसके बीच क्या अंतर होता है, आप लोग कॉपी पर उतार लीजिए। अब चलिए हम अगले परिभाषा को देखते हैं। इसका अगला परिभाषा जो है कह रहा है कि वास्तविक चर का वास्तविक मान वाला फलन, वास्तविक चर का वास्तविक मान वाला फलन। इंग्लिश होता है रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ ए रियल वेरिएबल। अब देखिए यदि किसी फलन, फलन का इंग्लिश क्या होता है, फंक्शन का प्रांत यानी डोमेन तथा परिसर रेंज दोनों वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर के उपसमुच्चय हो तो ऐसे फलन को वास्तविक चर का वास्तविक मान वाला फलन कहते हैं। ऐसे फलन को हम क्या कहते हैं, वास्तविक चर का वास्तविक मान वाला फलन कहते हैं। इसे संक्षेप में वास्तविक फलन भी कहते हैं, इसे संक्षेप में वास्तविक हम फलन भी कहते हैं। तो देखिए ये आपको जो था कि वास्तविक चर वाले फंक्शन का ये क्या था, डेफिनेशन था। इनको आप लोग उतार लेंगे कि वास्तविक चर का वास्तविक मान वाला फलन का परिभाषा क्या होता है, यही होता है। अब देखिए अब जो वास्तविक चर का वास्तविक मान वाला फलन होता है इसके भी टाइप होते हैं, इनको भी हम बारी बारी से हम समझाते हैं। प्रत्येक टाइप का परिभाषा भी आप जानेंगे। अब देखिए वास्तविक फलन आ गया तो वास्तविक संख्या कोई एक ही तो नहीं है। अब देखिए अनेक संख्याएं आएगी और उनका जो है कि अलग अलग नाम भी होगा और अलग अलग इनका क्या होगा, फलन भी होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी के टाइप में इसका क्या होता है कि पहला जो है जैसे वास्तविक मान वाले कुछ महत्वपूर्ण, तो पहला क्या होता है कि अचर फलन। ये अचर फलन कांस्टेंट फंक्शन अचर फलन। अब देखिए यदि किसी फलन एफ के, इनका जो परिभाषा होता है, यदि किसी फलन एफ के परिसर में केवल एक अवयव हो तो एफ एक अचर फलन कहलाता है। एफ एक क्या कहलाता है, अचर फलन कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एफ सच डेट आर टू आर, यहाँ पर एफ एक्स बराबर सी। देखिए ओरिजिनल डेफिनेशन यही है, यानी एफ एक्स बराबर सी को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। ऐसे आप लोग डायरेक्ट डेफिनेशन दे सकते हैं, परिभाषा दे सकते हैं। यानी एफ एक्स बराबर सी को हम क्या कहते हैं, अचर फलन कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। सी कोई निश्चित संख्या है, सी क्या है, कोई डिफिनिट नंबर है। उसके बाद दो में आप देख सकते हैं कि शून्य फलन यानी जीरो फंक्शन। इनका इंग्लिश क्या होता है, जीरो फंक्शन, यानी फलन एफ सच डेट आर टू आर, फलन एफ सच डेट आर टू आर शून्य फलन कहलाता है। शून्य फलन कहलाता है यदि एफ एक्स बराबर क्या हो, जीरो हो। एफ एक्स बराबर क्या हो, जीरो हो। अब देखिए शून्य मतलब क्या, एफ एक्स बराबर जीरो को हम क्या कहते हैं, शून्य फलन कहते हैं। एक लाइन में परिभाषा को याद रखिए, एफ एक्स बराबर हम जीरो को क्या कहते हैं, शून्य फलन कहते हैं। यही चीज हो गया और कुछ भी नहीं है। और ये जो चिन्ह है ऐसे ए को हम उल्टा देते हैं, ये इसको हम फॉर ऑल कहते हैं, एफ आर फॉर ए डबल एल ऑल, यानी सभी के लिए। तो एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी आप जितने भी आप को रियल नंबर दिए रहेंगे, अगर आप एक्स के स्थान पर उसका मान रखेंगे वह जीरो हो जाए तो वह क्या कहलाएगा, शून्य फलन, यानी जीरो फंक्शन कहलाएगा। तो आपने क्लियरली समझ लिया है कि एफ एक्स बराबर जीरो को हम क्या कहते हैं, जीरो फंक्शन कहते हैं। उसके बाद देखिए, अच्छा इसका जो ग्राफ होता है एक्स अक्ष होगा, शून्य फलन का ग्राफ क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है। इसका देखिए तीसरा डेफिनेशन रैखिक फलन लीनियर फंक्शन, इंग्लिश होता है लीनियर फंक्शन, यानी फंक्शन का इंग्लिश क्या हो गया, फलन एफ सच डेट आर टू आर मतलब रियल नंबर से रियल नंबर में रैखिक फलन कहलाता है। यानी कोई फलन एफ सच डेट आर टू आर रैखिक फलन कहलाता है यदि एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, यानी एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी रहेगा तो ये क्या कहलाएगा, रैखिक फलन कहलाएगा। जहां ए और बी निश्चित वास्तविक संख्याएं हैं, जहां ए और बी क्या है, निश्चित वास्तविक संख्याएं। तो यहाँ पर आपने देख लिया है कि एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी को हम क्या कहते हैं, रैखिक फलन कहते हैं। इनका और एग्जाम्पल देखना चाहेंगे, जानना चाहेंगे तो आप लोग जान सकते हैं। देखिए आपको एफ एक्स बराबर इस प्रकार से ही दिया रहे कि 3x प्लस 4, तो ये आपको क्या कहलाएगा, रैखिक फलन कहलाएगा। आपको और कुछ दिया रहे, मान के चलिए कि 6x माइनस 9 ही दिया रहे, तो ये आपको क्या कहलाएंगे, ये आपको लीनियर फंक्शन कहलाएंगे, रैखिक फलन कहलाएंगे। अब चलिए अब हम जानते हैं तत्समक फलन
इसका इंग्लिश होता है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन। अब देखिए जानिए कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। तस्मक फलन यानी आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। तो फलन एफ सच डेट आर टू आर, एफ सच डेट आर टू आर तस्मक फलन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। यदि केवल यदि, यदि केवल यदि एफ एक्स बराबर क्या हो? एक्स हो। एफ एक्स बराबर आपको क्या प्राप्त हो? एक्स प्राप्त हो, तो ये तस्मक फलन कहलाता है। देखिए अब यहाँ पर जो है कि सिंपल रूप से परिभाषा कैसे याद रखेंगे कि एफ एक्स बराबर एक्स हो, यानी एफ एक्स बराबर एक्स हो तो उसे हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। एक बार आप लोग पुनः बोलेंगे कि एफ एक्स बराबर एक्स हो तो उसे हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। अब देखिए ये जो लीनियर फंक्शन है एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी को हम क्या कहते हैं? लीनियर फंक्शन कहते हैं। अब देखिए एफ एक्स बराबर एक्स का क्या मतलब? जैसे एफ एक्स बराबर आपको एक्स है तो यहाँ पर आप 1 लेंगे तो ये यहाँ पर क्या होगा? 1 होगा। यहाँ पर आप 2 लेंगे तो इनका मान भी आपको क्या होगा? 2 होगा। अगर आप 3 लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? 3 होगा। अब यहाँ पर देखिए यही चीज आपका क्या है? ये आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी यानी 1 का आइडेंटिटी क्या होगा? 1 होगा। यानी 2 का आइडेंटिटी क्या होगा? 2, 3 का 3। देखिए 1 का 1 प्राप्त हो जाए, 2 का 2, 3 का 3। यही आपको क्या कहलाते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन कहलाते हैं। अब चलिए अगले हम परिभाषा को हम देखते हैं। तो इसी में देखिए आपको क्या है? मापांक फलन या निरपेक्ष मान फलन। मापांक फलन या निरपेक्ष मान फलन, इंग्लिश इसका होता है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस मतलब मापांक, फंक्शन मतलब फलन। तो फलन एफ सच डेट आर टू आर, फलन एफ सच डेट आर टू आर मापांक फलन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? मॉडुलस फंक्शन कहलाता है। यदि एफ एक्स बराबर मोड एक्स, एफ एक्स बराबर क्या हो? मोड एक्स हो। तो एफ एक्स बराबर मोड एक्स को हम क्या कहते हैं? मॉडुलस फंक्शन कहते हैं। काफी इजी है, यही इसका परिभाषा का मेन निचोड़ है कि एफ एक्स बराबर मोड एक्स को हम क्या कहते हैं? मॉडुलस फंक्शन कहते हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, एफ एक्स बराबर मोड एक्स को हम मॉडुलस फंक्शन कहते हैं। उसके बाद देखिए तो एफ एक्स बराबर इनका जो है कि 3 फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए ये जो मोड एक्स में है तो इसका मान नेगेटिव कब होगा? इसका मान नेगेटिव जब एक्स का मान 0 से छोटा हो। तो कोई भी संख्या 0 से छोटा हो तो वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो ये मोड एक्स का मान नेगेटिव तब होता है जब इसका एक्स का मान क्या हो? 0 से छोटा हो। अब देखिए मोड एक्स बराबर हम एक्स लिखेंगे, यानी प्लस एक्स कब लिखेंगे? जब एक्स का मान 0 से क्या हो? बड़ा हो। तो 0 से बड़ा सभी संख्या क्या होती है? धनात्मक। तो इसलिए ये आपको क्या हो गया? धनात्मक। फिर देखिए यहाँ पर आप 0 रखेंगे, यहाँ पर 0, तो इसका मान भी निकल के क्या आएगा? 0। यानी x बराबर 0 हो तो एफ एक्स बराबर भी आपको क्या होंगे? 0 होंगे। तो आपने मॉडुलस फंक्शन को समझ लिया है। उसके बाद देखिए इसका जो है कि छठा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं छठा परिभाषा की महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका इंग्लिश होता है महत्तम पूर्णांक फलन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब परिभाषा इसका क्या है कि फलन एफ सच डेट आर टू आर जो निम्न प्रकार परिभाषित है महत्तम पूर्णांक फलन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? महत्तम पूर्णांक फलन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एफ एक्स बराबर क्या हो? मोड एक्स बराबर क्या हो? एक्स हो। यानी एफ एक्स बराबर मोड एक्स बराबर एक्स, यानी ये मोड एक्स का मान आपको क्या हो जाए? एक्स। यदि एक्स पूर्णांक है, यदि एक्स क्या है? इंटीजर, यहाँ पर इंटीजर लगा हुआ है। अब देखिए महत्तम पूर्णांक फलन को ये यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, यानी महत्तम पूर्णांक एक्स से सूचित किया जाता है। यानी एक्स को हम क्या करते हैं? बड़ी कोष्ठ के अंदर में रख देते हैं। तो ये आपका क्या होता है? महत्तम पूर्णांक फलन होता है। ये आपका महत्तम पूर्णांक फलन होता है। अब चलिए ये ऐसे होगा, इनको बड़ी कोष्ठ से आप क्या करेंगे? घेर देंगे। तो ये चीज हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है? अगला परिभाषा साइनम, ये sin फलन यानी साइनम फंक्शन। तो sin का क्या होता है? साइन होता है
अब चिन्ह फलन है तो साइनम फंक्शन। देखिए इसका परिभाषा ये है, ओरिजिनल परिभाषा ये है। अब देखिए फलन f असोसिएटेड r टू r जो निम्न प्रकार से परिभाषित है चिन्ह फलन कहलाता है। ये जो निम्न प्रकार है ये क्या है, ये नीचे में जो है ये निम्न प्रकार है। तो देखिए f(x) बराबर देखिए -1 होगा। कब होगा, जब x का मान 0 से छोटा होगा। x का मान 0 से छोटा होगा तो f(x) बराबर आपको -1 होगा। अब देखिए f(x) बराबर 1 कब होगा, जब x का मान 0 से बराबर होगा। और f(x) बराबर 0 कब होगा, जब x का मान 0 होगा। इसी को हम चिन्ह फलन कहते हैं। अब देखिए चिन्ह फलन का प्रांत क्या होता है, r होता है। और चिन्ह फलन का जो परिसर होता है आपको -1, 0, 1 यहाँ पर आप देख चुके हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम परिसर बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, इसको हम परिसर बोलते हैं। तो चिन्ह फलन का परिसर क्या होता है, -1, 0, 1 होता है। और इनका जो प्रांत होता है वो क्या होता है, रियल नंबर। आप कुछ भी ले सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पर है, इसी को हम क्या बोलते हैं, चिन्ह फलन बोलते हैं। अब चलिए अगला है कि चर घातांक फलन। तो देखिए चर घातांक फलन, यदि a ग्रेटर देन 0, a का मान क्या हो, 0 से बड़ा हो, और a डज नॉट इक्वल टू 1, और a का मान जो हो वो 1 के बराबर नहीं हो। ये चीज है जो निम्न प्रकार परिभाषित है चर घातांकीय फलन कहलाता है। यानी f(x) बराबर a⁴x को हम चर घातांक फलन कहते हैं। कोई आपसे पूछ दे कि चर घातांक फलन क्या है, तो f(x) बराबर a⁴x को चर घातांक फलन कहते हैं। यानी f(x) बराबर a⁴x को हम चर घातांक फलन कहते हैं। तो यही आपका ये क्या है, चर घातांक फलन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका इंग्लिश होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चर घातांक फलन। f(x) बराबर a⁴x को चर घातांक फलन कहते हैं। ये चीज है। अब चलिए अगला हम परिभाषा देखते हैं। तो इसका अगला परिभाषा क्या है, लघुगणकीय फलन, लोगेरिथमिक फंक्शन, लघुगणकीय फलन। यदि a ग्रेटर देन 0, a का मान 0 से बड़ा हो, और a डज नॉट इक्वल टू 1, तो फलन f जो f(x) बराबर log x, अब देख सकते हैं x ग्रेटर देन 0 से परिभाषित है, a आधार पर लघुगणकीय फलन कहलाता है। अब a बराबर e, अब यहाँ पर जो a होता है ये e के बराबर होता है। तो आप लोग काफी इस प्रकार से भी बोल सकते हैं लघुगणकीय फलन को कि f(x) बराबर log x, f(x) बराबर log x को हम क्या बोलते हैं, लघुगणकीय फलन बोलते हैं। यानी f(x) बराबर log x को हम क्या बोलते हैं, लघुगणकीय फलन बोलते हैं। अब बेस में क्या होता है, ये होता है, और a बराबर e, तो इसको आप लिख सकते हैं log x बेस a। अब चलिए अगला परिभाषा जो है व्युत्क्रम फलन, रेसिप्रोकल फंक्शन। व्युत्क्रम फलन का होता है रेसिप्रोकल फंक्शन। देखिए फलन f असोसिएटेड r। अब देखिए r-0, इसका क्या अर्थ, r रियल नंबर हो गया, और रियल नंबर में 0 भी आता है। तो 0 को छांट करके r जो f(x) बराबर 1/x, f(x) बराबर 1/x, और x का मान क्या हो, 0 नहीं हो, से परिभाषित है, व्युत्क्रम फलन कहलाता है। एक लाइन में आप परिभाषा इसका कैसे देंगे, f(x) बराबर 1/x को हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल फंक्शन कहते हैं। f(x) बराबर 1/x क्या कहलाता है, रेसिप्रोकल फंक्शन कहलाता है। उसके बाद मुख्य वर्गमूल फलन, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन, मुख्य वर्गमूल फलन। यदि x ग्रेटर इक्वल टू 0, फलन f(x) बराबर √x, x के और ऋणात्मक वर्गमूल को सूचित करते हैं, और फलन f(x) बराबर √x, ये देख सकते हैं, को मुख्य वर्गमूल फलन कहते हैं। इसका शॉर्ट रूप में परिभाषा देंगे, यानी f(x) बराबर √x को हम क्या कहते हैं, वर्गमूल फलन कहते हैं। काफी एकदम सिंपल परिभाषा, f(x) बराबर √x को हम क्या कहते हैं,
वर्गमूल फलन कहते हैं। अब देखिए, अब क्या होता है परिमेय फलन। परिमेय फलन इसका जो इंग्लिश होता है रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन। अब देखिए, वह फंक्शन यानी वह फलन जिसे दो बहुपदी फलन के भागफल के रूप में लिखा जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय फलन कहते हैं। अब देखिए, परिमेय फलन क्या होता है? जिससे fx बराबर आपको क्या रहे, px बटे ये gx। अब देखिए, इसी को या qx कर सकते हैं, ये भी। इसी को हम क्या कहते हैं? परिमेय फलन कहते हैं।